हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा चल रहा था सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल के फेल हो जाने का क्या रीजन था। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। और जो वेव फंक्शन होता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो न्यूटन के जो लॉज हैं उनके बेस पे थी, और वो सिर्फ सक्सेसफुल हुई जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं जैसे फॉलिंग स्टोन या फिर मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। तो ये सभी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उसके एक्सप्लेनेशन को ही मतलब एक्सप्लेन करने में ही सक्सेसफुल हुई। लेकिन ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही। ऐसा क्यों? क्योंकि इट डिड नॉट टेक एनी अकाउंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। क्योंकि इसका जो भी हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर था, उसको इन सभी चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग वो कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठ पाए। ए न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, एक नई ब्रांच साइंस की जो कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को कंसीडर किया, जिसके अंदर और आगे रखा। मतलब कोई भी मैटर दो टाइप का बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल बिहेवियर और वेव नेचर बिहेवियर। तो मैटर के ड्यूल नेचर के बारे में जो एक्सप्लेन कर पाई एक साइंस की जो नई ब्रांच है, उसको क्या बोला? क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी कर सकती है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी बॉडीज होती हैं, उन्हीं की स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको आज इसके बारे में समझाऊंगी। इसका जो डेरिवेशन है वो आपके 11th स्टैंडर्ड में नहीं है। जो क्वांटम मैकेनिक्स है एज डेवलप्ड बाय एरविन स्क्रोडिंगर, क्वांटम मैकेनिक्स जो एरविन स्क्रोडिंगर है 1926 में उसके द्वारा डेवलप की गई, इज बेस्ड ऑन द वेव मोशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। वो किसके, जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो वेव मोशन है उसके बेस पे डेवलप हुई है। और जो इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर होती है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। तीनों जो एक्सिस हैं, मतलब 3D स्पेस है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो होती है। तो उसने जो एरविन स्क्रोडिंगर है उसने एक इक्वेशन दी जिसको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, और इस इक्वेशन को हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। तो ये इक्वेशन क्या है? करली स्क्वेयर साई अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई अपॉन करली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसका डेरिवेशन आपके 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, तो हमें ये सिर्फ लर्न करनी है। और जो आपको ये त्रिशूल के जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये साई बोला जाता है इसको, और ये किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द क्रस्ट। अगर ये क्रस्ट है तो इसकी जितनी हाइट होगी, या जो ट्रफ है इसकी जितनी डेप्थ होगी, ये वाली इतना, तो ये होता है एम्पलीट्यूड, और इसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है इस त्रिशूल की तरह। और ये एम्पलीट्यूड है वेव का, जो कि कोऑर्डिनेट है इसके एक्स वाई जेड एक्सिस। जो भी वेव है वो मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो वेवी लाइक होती है, और 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर तीनों एक्सिस में होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस में।
तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। और ई है यहाँ पे टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो उसकी टोटल एनर्जी। और ये वी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। और एम है यहाँ मास है इलेक्ट्रॉन का। और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 6.625 या फिर 6 भी बोल सकते हैं, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। और कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होगा? कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर मतलब जो साई वेव फंक्शन होता है, आप मैथमेटिक्स में डेरिवेशन पढ़ते हैं, इस वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक तो होता है कर्ली, जैसे कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, इस वेव फंक्शन का डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे बोलते हैं इसको। और ये स्क्वायर बोला गया है मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव तो हो चुका है, कर्ली साई बाई कर्ली एक्स आ चुका है, उसके बाद भी इसका कर्ली बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली बाई कर्ली एक्स डबल डेरिवेटिव किया गया है वेव फंक्शन का, तो वो क्या है? कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। साई जो एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव का, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। और शॉर्ट में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई। और एच यहाँ पे है मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोला जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच साई जो ये कंप्लीट जो भी है इसको क्या बोला गया है? एच साई। यहाँ से ये जितना भी है इसको एच इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। और इसमें से एच मैथमेटिकल ऑपरेटर हमें पता चल चुका है। और जो सॉल्यूशन है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम गिव द वैल्यू ऑफ ई एंड साई, जो सॉल्यूशन होगा इस कंप्लीट इक्वेशन का किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, उसमें ई और साई की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की और जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो दी होगी। और वैल्यू जो ई की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी क्वांटाइज्ड एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो भी ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स। तो ये है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जो हमने ये जो वेव फंक्शन पढ़ा है साई, इसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं, जो एम्पलीट्यूड है, इसका वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, हम इससे क्या मतलब कंफर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसकी जो स्क्वायर वैल्यू है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो गाइज जो वेव फंक्शन साई है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, एक मैथमेटिकल मतलब कोई भी वैल्यू है ये एम्पलीट्यूड। तो इन केस ऑफ लाइट और साउंड, लाइट या साउंड के केस में अगर सिग्निफिकेंस है तो इसके स्क्वायर अगर कर दें तो उसका सिग्निफिकेंस होता है लाइट या साउंड के केस में। लेकिन अकेला जो वेव फंक्शन है सिंपल, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो जो स्क्वायर कर दें अगर इस एम्पलीट्यूड या जो वेव फंक्शन बोला गया है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो किसी भी पॉइंट पे, तो वो रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड और लाइट। उस पॉइंट के ऊपर अगर किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की गई है तो उस पॉइंट के ऊपर अगर जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी लाइट या साउंड की इंटेंसिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो जो स्क्वायर है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव साई स्क्वायर इज एनी पॉइंट, वो क्या है? गिव्स द इंटेंसिटी of the electron wave at that point which in view of Heisenberg uncertainty principle, वो क्या बताता है? जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने देखा था वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को ही हमें बताता है, और मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। और उसका जो इंटेंसिटी हमें पता चल जाता है तो हमें ये भी पता चल जाता है उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है,
वो भी वही है, ये मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। तो साई स्क्वायर किसी भी पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी बताता है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर कुछ ना कुछ उसकी इंटेंसिटी होगी तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है, उसकी पॉसिबिलिटी है। और जो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन होता है ये वाला कंप्लीट, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी स्पेस है वो क्या बताता है कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द फ्रंट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन वहां है, कितने स्पेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट हैं, वो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और उसके बाद जो वेव फंक्शन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एटम के अंदर, कोई भी एटम है स्फेरिकल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड, और उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, मतलब वो वेवी लाइक है तो उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, और एम्पलीट्यूड होगा उसी को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। तो वेव फंक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के अंदर उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं उसको। और एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, उसके जो अलग अलग ऑर्बिट होंगे उनके लिए सबके लिए क्या होगा, अलग अलग वेव फंक्शन होंगे। तो अलग अलग वेव फंक्शन है, इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।